तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 12वीं के अंदर अध्याय संख्या 4 चल रही है और बायोलॉजी के हम टॉपिक कर रहे हैं। कल किसी कारणवश कुछ नेट की अनियमितता के कारण हम आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन कोशिश आज यही रहेगी कि एक नया वीडियो, एक नई जान, एक नई ऊर्जा के साथ हम आप लोगों के साथ में जुड़ें। दोस्तों, कल आप लोगों ने कई मिस कॉल किए हैं, कई लोगों ने तो फ़ोन किए हैं, कई लोगों ने मैसेज किए हैं। ये कंडीशन हो गई थी कि हमें हमारे चैनल की महत्वता पता चली। मुझे ये महसूस हुआ कि अगर एक दिन भी आप लोगों को अपना जो मटेरियल नहीं मिलता है पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं आपके मन में उदासी आती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि क्या हुआ। आप लोगों को ये भी आशंका सताई होगी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो बंद कर दिया। बंद नहीं है, एक दिन का बीच में गैप था। उसका रीज़न यही था कि नेट पूरा नहीं मिल पा रहा था और अपलोड नहीं हो रही थी कोई क्लास, तो हमने उस पर कोई मेहनत भी नहीं की, क्योंकि जिस चीज़ का पता था कि अगर अपलोड नहीं होगा तो हमने उस क्लास को ही नहीं बनाया। आज फिर से नेट दुरुस्त है, अच्छी गति पे चल रहा है और आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ गया हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आगे का प्रोसेस था, चौथा अध्याय जो चल रहा था, विभिन्न प्रकार की विधियां जो चल रही थी, उसके अंदर आगे का भाग अनिषेक जनन हमने पढ़ लिया था, असंग जनन हमने पढ़ लिया था। असंग जनन के बाद में आएगा अनिषेक या अनिषेक बीजाणुता। हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक अनिषेक बीजाणुता। अनिषेक बीजाणुता किसे बोलेंगे? जब बीज का निर्माण जो हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? बीज का निर्माण। बीज का निर्माण कैसा हो? असामान्य द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका किसकी? अपन ने क्या लिखा? बीज का निर्माण जब असामान्य द्विगुणित मतलब क्या हो गया? द्विगुणित का मतलब हो गया 2n, है ना। भ्रूण की किसी भी कोशिका से यदि हो, किसी भी कोशिका से हो, लेकिन क्या नहीं हो? निषेचन नहीं हो। लेकिन निषेचन नहीं हो, इस क्रिया में क्या नहीं होना चाहिए? निषेचन नहीं हो। इसे क्या बोलेंगे? अनिषेक बीजाणुता। क्या बोलेंगे इसको? अनिषेक बीजाणुता। क्लियर है आप लोगों को? बीज का निर्माण तो हो रहा है, और निर्माण किससे हो रहा है? बीज का जो निर्माण है किससे हो गया? किसी 2n कोशिका से हो रहा है, लेकिन वो भी कैसी है? भ्रूण कोश की कोई भी अन्य कोशिका जो 2n है उससे जब निर्माण हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति जब बनेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अनिषेक बीजाणुता। क्या बोलेंगे अपन इसे? अनिषेक बीजाणुता। सामान्यतः अनिषेक बीजाणुता की जब अपने पास में बात आती है तो हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजाणुता के लिए अपन क्या कहते हैं कि इनमें क्या नहीं होता है? तो इसके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती। बिना निषेचन के ही जब ये संपन्न हो जाए तो इसे बोलेंगे अनिषेक बीजाणुता। बिना निषेचन के क्या हो जाए? ये संपन्न हो जाए तो इसे अपन क्या बोलेंगे? अनिषाणुता। देखिए, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा हुआ था पिछली क्लासों में, वो पढ़ा था अपने अपस्थानिक भ्रूणता। क्या याद आ रहा है? अपस्थानिक भ्रूणता, बिल्कुल। अपस्थानिक भ्रूणता और अनिषेक बीजाणुता एक ही है। अपस्थानिक भ्रूणता और अनिषेक बीजाणुता एक ही है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में मैंने इसका जिक्र आप लोगों के सामने किया था, तो बिल्कुल वो का वही वापस यहाँ पर एक बार से अपन वर्गीकरण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास में कौन आएगा? इसके बाद में कौन से आएगा? अनिषेक बीजाणुता के बाद में कौन था? सूक्ष्म परिवर्धन। अगला कौन सा था? तो सूक्ष्म परिवर्धन। देखिए, सूक्ष्म परिवर्धन क्या चीज़ है? ये एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, यूँ कह सकता हूँ। आप लोगों को ध्यान है, वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं यूँ कहूँ कि इंसान की चूक थी या प्राकृतिक आपदा है, जो भी कुछ हो, लेकिन इंसान इतना सशक्त हो चुका है कि अब इसके साथ जीने की कला सीख चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करके, मुंह पे मास्क लगाकर, हाथ को सैनिटाइज कर, बिना किसी व्यक्ति से मिले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इन 2.5 महीनों में, इन 2 महीनों में हम लोगों ने कुछ ऐसा सीखा है जो ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा। दुकानदार भी सामान मंगाते हैं, लेकिन
वो उसी नियम की पालना करके उन्हें एक बार स्टोर कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद उनका उपयोग कर रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ने के आदी हो चुके हैं। अब इसको कंटिन्यू बरकरार रखना है। फ़ायदा कितना हुआ है ये सोचिए। आप लोगों के लिए फ़ायदा हुआ है। क्यों फ़ायदा हुआ है? क्योंकि अब आप लगातार जुड़े रहेंगे। जिस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे जुड़ चुके हैं, उससे आप लगातार अध्ययन करेंगे। कोशिश करिए और लगातार कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। जो परिस्थितियाँ खराब हैं उनमें से कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को हमेशा यही कहूँगा। तो सूक्ष्म परिवर्तन भी कहीं ना कहीं मनुष्य के हाथ में है। अब कैसे क्या होता है सूक्ष्म परिवर्तन में, तो इसको समझिए। कोई कोशिका, क्या आएगा शब्द? कोशिका या जीव द्रव्य, कोशिका, जीव द्रव्य या कोई उत्तक या उत्तक के साथ में तंत्र। क्या क्या चीज़ है? कोशिका है, जीव द्रव्य है, उत्तक है और यहाँ कोई है तंत्र। इनसे, है ना, इनका कृत्रिम माध्यम में, किसमें? कृत्रिम नियंत्रित माध्यम में क्या किया जाए? संवर्धन किया जाए। संवर्धन किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोशिका हो, चाहे कोई किसी भी पादप की कोई कोशिका हो, कोशिका या उस पादप कोशिका का जीव द्रव्य हो, उत्तक हो, कोई टिश्यू हो, तंत्र, है ना, इन सबको किस विधि के द्वारा? कृत्रिम विधि के द्वारा नियंत्रित माध्यम में। नियंत्रित माध्यम का मतलब क्या हो गया? जिससे अपन उसे कल्चर कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर, वहाँ की परिस्थिति, उस सबको क्या कर ले? अपन कंट्रोल में कर ले। नियंत्रित माध्यम में क्या किया जाए? उनका संवर्धन किया जाए, उनको ग्रो करवाया जाए। आप लोगों ने, आप तो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो, फिर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जब आप आगे जाके बायोलॉजी लेंगे, बॉटनी लेंगे, तो आप वहाँ पर संवर्धन माध्यम देखेंगे। उसको मीडियम को किस तरह से कल्चर करते हैं उसको देखेंगे। एक संवर्धित पदार्थ होगा, उस संवर्धित पदार्थ के अंदर कोई कृतनक को रखेंगे। क्या रखेंगे? कृतनक। हमारे आगे वाले टॉपिक में है कृतनक, है ना। कोई टिश्यू कल्चर करने की कोशिश करेंगे और उस प्रकार से नए प्लांट की क्या हो जाएगी? एक नए पादप की क्या हो जाएगी? निर्माण होगा, एक नया पादप बनेगा। अच्छा, ये जो विधि है आप लोगों की, कौन सी विधि? सूक्ष्म परिवर्धन विधि। सूक्ष्म परिवर्धन विधि के कुछ लाभ भी हैं। क्या है? कुछ लाभ है। पहली बात, इसमें समय कम लगता है। समय क्या होता है? कम लगता है। देखिए, समय कम क्यों लगा? क्योंकि कोशिकाएं जो ग्रो करती हैं, जो सेल जो है वो वृद्धि करती हैं, कोशिकाएं जो वृद्धि करती हैं, उसमें कुछ तो समय लगता है। बीज बनेगा, उससे निर्माण होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भ्रूण का परिवर्धन नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ऐसी परिस्थिति में समय क्या लगेगा? कम लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी? स्थान कम होगा, स्थान में कमी। देखिए, कम स्थान पर भी आप इसको क्या कर पाओगे? बड़ा कर पाओगे। क्योंकि आप लोग देखना, जब बायोलॉजी की आप लैब में जाओगे तो आप देखोगे बायोलॉजी की लैब के अंदर कि एक रेक में बहुत सारे टिश्यूओं को कल्चर करके उनको प्लांट बनाया जा रहा है। जनरली ये सब हम गूगल जो होती है, गूगल एक प्रकार का प्लांट है, उसके लिए हम करते हैं, है ना। आर्किड्स जो हैं उनके लिए करते हैं, जो जिनकी परिस्थितियाँ खतरे में हैं, उन चीज़ों के लिए हम ऐसा उपयोग करते हैं। तो उनके लिए क्या होगा? ऐसी एक रेक लगा देंगे, उस रेक के बहुत सारे हम फ्लास्क रख देंगे और फ्लास्क के अंदर से प्लांट बड़े हो जाएंगे। जब ये थोड़े बड़े होंगे तो इनको खेतों में ले जाकर लगा दिया जाएगा। समय कम लग रहा है। समय कम होने के साथ साथ में क्या हो रहा है हमारे पास में? हम फ्लास्क में लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? स्थान भी कम लग रहा है। तो ये परिस्थितियां जो है वो कैसे उत्पन्न होगी? सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा उत्पन्न होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, क्योंकि हमने अपने पास में इसको समझ लिया है। उदाहरण अगर आपने नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए। एग्जाम्पल, आर्किड प्लांट के अंदर सब इसी प्रकार से हम संवर्धन कराने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक अपने पास में क्या आएगा? बहुभ्रूणता। बेटा उसको, चलिए, अब बहुभ्रूणता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुभ्रूणता जो शब्द है, सबसे पहले एंट वॉन ल्यूवेनहॉक, बात को समझना, कब की बात आ रही है? तो ये बात है 1719 की। एक आदमी का नाम आता एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। याद आ गया होगा, कोशिका को सजीव देखने वाला व्यक्ति।
पहली बार सजीव कोशिका की खोज करने वाला आदमी। पहली बार अगर किसी ने सजीव कोशिका की खोज करी तो ल्यूवेनहॉक ही थे। तो याद रखना है अपने को, हालांकि ये अभी आपके नोट्स में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे नोट डाल के लिख लें तो बेस्ट होगा। एंटवन ल्यूवेनहॉक 1719 के अंदर एक ऐसी चीज़ बताते हैं जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था और उस चीज़ का नाम था बहुभ्रूणता। अब ये बहुभ्रूणता क्या बला है? क्या होता है, सामान्य पादपों के भ्रूण बीज में केवल एक भ्रूण होता है। देखो, जितने बीज हैं उतना ही भ्रूण होगा, जितना बीज है उतना ही क्या होगा, भ्रूण होगा। लेकिन कुछ पादपों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया, भ्रूणों की संख्या क्या है, एक से अधिक है, बीज एक है लेकिन भ्रूण क्या हो गए, एक से अधिक हो गए, तो इसे बहुभ्रूणता कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा आपके पास में, लिख लीजिए प्रश्न भी टॉप पे लिखिए, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? कॉपी के जो ऊपर का जो हाशिया होता है, जो ऊपर जिस पर अपन डेट लिखते हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। तो जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे उनको ध्यान है मेरे पढ़ाने की स्टाइल, आप भी लिख लीजिए बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ये प्रश्न लिख लीजिए आप। तो उत्तर हो जाएगा कि सामान्य पादपों के अंदर एक बीज के अंदर एक भ्रूण होता है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर क्या होगा, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। इसे बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने करी, ये प्रश्न भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम बहुभ्रूणता कब व किसने खोजी। बस खोजने वाला वही व्यक्ति था जिसके बारे में आप जानते हैं, और वो एंटवन ल्यूवेनहॉक था। ठीक है, अगली बात हमारे पास में क्या आएगी, हम लोगों ने बहुभ्रूणता पढ़ी, बहुभ्रूणता के साथ में अपन ने बहुभ्रूणता के बारे में देखा। तो क्या होता है कि जो अनावृत बीजी होते हैं, एक तो हमारे पास में एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है। जो जिम्नोस्पर्म है, कौन से, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादप। कौन से पादप, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादप में बहुभ्रूणता सामान्य होता है, सामान्य घटना है। उनके अंदर ये घटना होना एक सामान्य है, बहुभ्रूणता उनके अंदर नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन आवृत बीजी में, कौन सी बीजी, आवृत बीजी का मतलब क्या हो गया, एंजियोस्पर्म क्या होगा, ये कैसी है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है, विशिष्ट घटना है। क्योंकि कभी भी हर एंजियोस्पर्म के अंदर यह नहीं पाया जाता है। कौन सा इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है तंबाकू, एग्जाम्पल है संतरा, एग्जाम्पल है नींबू, ये सब उसके उदाहरण हैं। और ध्यान देने वाली बात है, सभी एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी के भ्रूण यदि कैसे हो, बहुभ्रूण हो यानी कि बहुभ्रूणता वाले हैं,
सभी नहीं, एंजियोस्पर्म यदि कर देते हैं, सभी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। यदि एंजियोस्पर्म के भ्रूण जो है कैसे हैं, बहुभ्रूणता वाले हैं। किसी भ्रूण के अंदर किस के अंदर, जैसे तंबाकू है, आपका संतरा है, आपका नींबू है, इनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जा रही है। मान लेते हैं अपन, इनमें क्या चाहिए, पाई जा रही है, बहुभ्रूणता है, पाई जा रही है, मान क्या लो, इसमें पाई जाती है। वैसे भी अगर बहुभ्रूणता पाई जा रही है तब भी केवल एक भ्रूण बनता है। क्या बनता है, केवल एक भ्रूण बनता है। मतलब भ्रूण का निर्माण कितना होगा, केवल एक ही होगा। मेरी बात समझना, ऐसी परिस्थिति में केवल एक भ्रूण ही बनेगा, यानी कि बाकी जो भ्रूण हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नोट डाल के लिख देना, एक पॉइंट नोट डाल के लिखना, एक नोट डालना, नोट लिखना, एक अधिपादप आता है, अधिपादप, सारे मार्कर सूख गए हैं, एक दिन यूज नहीं किया तो। अधिपादप आता है और उसका नाम है वेंडा। क्या नाम है उनका, वेंडा। वेंडा नाम का जो अधिपादप है, हागी में वेंडो नहीं है वो, है ना। वेंडा नाम का जो अधिपादप है उसके अंदर क्या होगा, उसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है और सभी भ्रूण जीवित भी रहते हैं। उसमें क्या है, बहुभ्रूणता पाई जाती है और सभी भ्रूण क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। दोस्तों, आप लोग इन वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है कि एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा। आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी प्लेलिस्ट में भी अलग से सेव करूँ, आप लोगों तक व्हाट्सएप पर भी इसके मैसेज पहुँचाऊँ, जैसे भी हो वैसे संभव हो। फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि बार बार कि आप नोट्स बनाएं, बिना नोट्स के काम नहीं होता, खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वही काम आते हैं, तो आप उसे तैयारी कीजिए। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।